नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पादप जनन से जुड़े हुए कुछ थ्योरी के पॉइंट कवर करने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और आगामी एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर बायोलॉजी का जो एक फैक्टर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि जो वेटेज है आपको पता होगा कि एएलपी के अंदर बायोलॉजी से जुड़े हुए कितने सवाल पूछे गए थे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे सीधा लिंक दिया हुआ है, अगर इस पर क्लिक करते हो तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पौधों में लैंगिक जनन। इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आवर्त बीजी को ही हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसके अंदर बीजों के अंदर ढके हुए रहते हैं, इसलिए इसे आवर्त बीजी कहते हैं। कहने का मतलब है इनके अंदर जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर ढके हुए रहते हैं, इसीलिए इन्हें आवर्त बीजी कहते हैं। मतलब कोई बीज है, ये फलों के अंदर ढके हुए हैं, तो इसलिए इनको आवर्त बीजी कहते हैं। एक आवर्त लगा हुआ, इसी से आप मतलब समझ सकते हो। दूसरा आता है हमारा अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, अर्थात इन्हें नग्न बीजी भी कहते हैं। इनके ऊपर कोई खोल नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं हम। पुंकेसर, यह पुष्प का नर जननांग होता है। अगर आपने कोई भी फूल देखा होगा तो उसका जो नर जननांग होगा उसको हम पुंकेसर कहते हैं, और जो स्त्री जननांग होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। और ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है कि स्त्री केसर पुष्प का कौन सा भाग होता है। तो आगे इसके अंदर हम देखेंगे, ये पूरा जो है ये स्ट्रक्चर है फूल का। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो उससे इसके आगे जो पॉइंट्स हमने दे रखे हैं नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसी से जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं। लेकिन पहले मैं आपको इस फूल के बारे में समझाता हूँ कि जो इसके भाग है ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में काफ़ी पूछे गए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्त्री केसर। अब स्त्री केसर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो स्त्री केसर है यही वर्तिकाग्र और अंडाशय, मतलब ये जो वर्तिका है और अंडाशय, ये तीनों स्त्री केसर के भाग है, ये पूछ सकते हैं। इधर आ जाता है आपका परागकोश, और परागकोश के अंदर ही परागकण होते हैं, और ये दोनों पुंकेसर के भाग है, मतलब कि नर जननांग। और ये दल पंखुड़ी है, मतलब कि जो हमारा पत्ती होती है वो फूल की, उसी को ये कहते हैं। तो आगे डिटेल में इसके लिए पढ़ेंगे। और ये है हमारा अंडाशय, ये फूल का अंडाशय है, यानी मादा जो जनन भाग होता है वो इसी के अंदर समाहित होता है, अंडाशय के अंदर। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से एक जननांग उपस्थित होता है तो उस पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि फूल के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक जननांग होगा तो उसको तो एक लिंगी कहते हैं। आप कोई भी चीज़ को ऐसे मान सकते हो, अगर किसी के पास दो में से एक चीज़ है तो वो एक लिंगी हुआ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? पपीता और तरबूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो डायरेक्ट इसमें दे रखा है पपीता और तरबूज। बढ़ते हैं हम आगे। आगे है, जब पुष्प में पुंकेसर में स्त्री केसर दोनों, ये वह आएगा जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। मतलब आपके पास में कोई चीज़ दोनों उपस्थित है तो उसे हम उभयलिंगी कहेंगे। एक से ज़्यादा मतलब उभयलिंगी भी उसको कहेंगे, उभयलिंगी कह सकते हैं। और ये एएलपी के अंदर भी पिछले पूछा गया था, गुड़हल और सरसों, इसके दो महत्वपूर्ण उदाहरण है, हर बार पूछे जाते हैं। आपको हमें ये याद रखना होगा, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आपसे सीधा पूछेगा पपीता तरबूज, और उभयलिंगी का गुड़हल और सरसों। ये वीडियो एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर आपको जो प्लांट रिप्रोडक्शन है उसके बारे में मैं समझाऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। बढ़ते हैं हम आगे। पुंकेसर नर जनन अंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पुंकेसर है वो नर जनन अंग है जो परागकण बनाता है। और परागकण किस में रहता है? पराग कोश में। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि परागकण किस में होते हैं? वो पराग कोश में होते हैं। जब आप पुष्प को छूते हैं, कहने का मतलब है जब आप किसी फूल को छूते हैं तो पीले कलर का एक पाउडर सा लग जाता है, ठीक है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है और यह पुष्प का मादा जनन अंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यह 3 भागों से बना हुआ होता है। मैंने
आगे आपको चित्र दिखाया था कि जो स्त्री केसर है उसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो वर्तिका है, एक वर्तिकाग्र है और एक अंडाशय है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही का जो प्यार है वही हमें मोटिवेशन करेगा कि आगे हम ऐसे वीडियो लाते रहें। आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ उभरा हुआ फूल का भाग अंडाशय होता है, जैसा कि इस चित्र में ये दिखाया हुआ है। जो नीचे उभरा हुआ भाग है ना, इसी को हम अंडाशय कहते हैं। मध्य में लंबा भाग वर्तिका है। मध्य में लंबा भाग कौन सा, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो ये लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये बीच में, ये वर्तिका है, और ये टॉप वाली है ना, ये वर्तिकाग्र है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। नीचे की तरफ उभरा हुआ भाग फूल का अंडाशय होता है, मध्य लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है, जो मैंने आपको पहले बताया था अभी, जो चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं। जो अंडाशय होता है उसके अंदर बीजांड होते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका होती है। परागकण से जो नर युग्मक उत्पादित होता है, मतलब मैंने आपको बताया था परागकोश के अंदर परागकण होते हैं और परागकण से ही नर युग्मक उत्पादित होता है, वह अंड कोशिका में संलयन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बढ़ते हैं आगे। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये जो लाइंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनको ध्यान से आप नोट करके रखिएगा। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है, ये वर्तिकाग्र है आपका, और यहाँ पर जाने के लिए इनको स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, अगर पराग कणों को स्थानांतरण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो वह स्वपरागण है। कहने का मतलब ये है कि एक ही फूल से उसी के वर्तिकाग्र पे हम अगर उनका ट्रांसफर होता है पराग कणों का, तो वह स्वपरागण होता है। और अगर एक से दूसरे पुष्प पे होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। और पर परागण कैसे होता है, वो होता है वायु के माध्यम से, ठीक है, वो होता है जल के माध्यम से, और वो होता है प्राणी की सहायता से। कैसे वो होगा, अगर कोई मधुमक्खी यहाँ से उड़ी इस फूल पे से और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाके परागकण उस पर डाल दिया तो वह पर परागण हो गया। यही बात समझ में। तो और यह प्राणी जल और प्राणी की सहायता से होता है। यहाँ पे प्राणी जल और वायु होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट है, ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये वाली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो परागकण होता है ना, जैसे ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये वर्तिकाग्र है, जो कि आगे मैंने आपको बताया था, जो टॉप पार्ट होता है ना, उसको वर्तिकाग्र, जो चिपचिपा होता है, वहाँ पर परागकण आके बैठ जाता है। बट वहाँ से एक पराग नलिका निकलती है, ये रही, ये पराग नलिका निकलेगी और ये कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी अंडाशय तक। जो मादा युग्मक होता है वो इसी के अंदर, इससे पराग नलिका से होकर इसमें इसके पास में जाता है, फिर निषेचन उसका होता है। और ये देखिए, ये पराग नली है, और कैसे निकली, ये परागकण होता है ना, उससे उत्पन्न हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये देखिए, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसे अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसलिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, वही पराग नलिका है। इसके बाद में देखिए, निषेचन के बाद में युग्मक अनेक विभाजन होते हैं और बीजांड और भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है और यह बीज में बदल जाता है। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में बदल जाता है। कई बार पूछा जाता है कौन सा पुष्प का भाग फल में बदलता है, तो वो है आपका अंडाशय। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इस वीडियो में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है, ये देखिए आप, इसमें एक तो ये वाला चित्र, इसकी PDF में आपको दे दूँगा, और एक ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। परागकोश किस में होते हैं, पराग नलिका किधर से निकलती है, तो काफ़ी बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीज़ें बनाने में। और एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था। तो गाइज, चैनल को आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।